Hello friends, welcome back to our YouTube channel SSC Tools. Today we are going to discuss set number 9 of English language, which is the previous year question paper of DSSB grade 4 exam 2017. It is useful for all your exams conducted under DSSB board, whether it is PRT, TGT, LDC, Lekpal, PGT, Head Constable, Stenographer and others. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 161, जिसमें पूछा गया है अपोजिट वर्ड बताना है हमें। तो फर्स्ट है कोमोडियस। कोमोडियस का मतलब क्या होता है? कोमोडियस का मीनिंग होता है विस्तृत। कोमोडियस का मतलब होता है विस्तृत। कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा विस्तृत हो, एक्सेसिव हो, तो उसको कहते हैं कोमोडियस। कोमोडियस का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पिरिचुअल, लिमिटेड, एक्सपेंसिव, कॉमन। तो इनमें सबसे जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग है, वो लिमिटेड। जब कोई चीज़ कोमोडियस का मतलब विस्तृत होती है, इसका उल्टा ठीक लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। कोई चीज़ सीमित होती है तो उसको कहते हैं लिमिटेड, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोमोडियस का अपोजिट लिमिटेड। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। कोमोडियस का मतलब क्या होता है? विस्तृत या लंबा चौड़ा, जिसका अपोजिट मीनिंग लिमिटेड यानी कि सीमित होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी या कीमती, और कॉमन का मतलब होता है साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का अपोजिट पूछा गया है, 162 वाला क्वेश्चन है, जिसमें एस्ट्यूट का अपोजिट पूछा गया है। तो एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि यानी कि जिसकी बुद्धि तेज होती है उसको कहते हैं एस्ट्यूट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा? तो एस्ट्यूट यानी कि कुशाग्र बुद्धि, और इसका उल्टा फुलिश। फुलिश मतलब मूर्ख। एस्ट्यूट का मतलब बुद्धिमान और फुलिश का मतलब मूर्ख। तो यहाँ से देख सकते हैं एस्ट्यूट का मतलब होता है दक्ष या कुशाग्र बुद्धि या चतुर, और अपोजिट इसका हो जाएगा फुलिश। फुलिश मतलब मूर्ख। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या हठी। फ्रेंडली का मतलब मित्रवत। अच्छा, ऑब्स्टिनेट इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी। फिर उसके बाद बेनिन का मतलब होता है सौम्य या कोमल। नेक्स्ट है 163 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? तो एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? एमेलियोरेट का मतलब सुधारना, इसका उल्टा खराब करना। तो 4 ऑप्शन दिए गए, वर्जन, हेटफुल, एक्सीलरेट या फिर रिवार्ड। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है, एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, वर्सन मीन्स होता है खराब करना। जैसे बैड, बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको कहते हैं वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। तो बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड मतलब खराब, फिर उससे भी ज़्यादा खराब, और सबसे ज़्यादा खराब। तो वर्स क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री वर्स, खराब, और वर्सन मतलब होता है खराब करना। तो एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, और वर्सन का मतलब होता है खराब करना। तो यहाँ से इसके मीनिंग भी देख सकते हैं हम। एमेलियोरेट का मतलब सुधारना या स्थिति में सुधारना, उन्नति करना। वर्सन का मतलब स्थिति को खराब करना। हेटफुल का मतलब घृणास्पद। एक्सीलरेट का मतलब तेज करना, और रिवार्ड का मतलब पुरस्कार या इनाम। नेक्स्ट है 164 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ए सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स आउट ऑफ विच 1 पार्ट में कंटेन एरर। तो इसमें एरर को सिलेक्ट करना, किस पार्ट में एरर है। 164 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेजिंग फ्लड वाटर डिप्राइव्ड द विलेजर्स फ्रॉम देयर होम्स। तो रेजिंग फ्लड वाटर यानी कि उभरता हुआ जो फ्लड का वाटर था, यानी कि बाढ़ का जो पानी था, उसने क्या काम कर दिया? विलेजर्स को डिप्राइव कर दिया फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से वंचित कर दिया। तो इसमें एक चीज़ है, द रेजिंग फ्लड वाटर डिप्राइव्ड वर्ड। डिप्राइव्ड जो वर्ड होता है यानी कि वंचित कर देना। तो डिप्राइव्ड द विलेजर्स, विलेजर्स को किससे वंचित कर दिया? फ्रॉम देयर होम्स। तो डिप्राइव्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमेशा प्रिपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, यानी कि डिप्राइव इज़ अ वर्ब विच इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ। ऑफ इसके बाद आता है हमेशा। तो यहाँ डिप्राइव्ड द विलेजर्स ऑफ देयर होम्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है करेक्ट इसका, क्योंकि यहाँ सी में मिस्टेक है, फ्रॉम की जगह यहाँ ऑफ आना चाहिए, OF। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द रेजिंग फ्लड वाटर डिप्राइव्ड द विलेजर्स ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ साफ लिखा है,
यहाँ फ्रॉम के स्थान पर ऑफ का प्रयोग होगा क्योंकि डिप्राइव्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगती है। डिप्राइव समबडी और समथिंग, इसका मतलब होता है नॉट हैविंग इनफ और द बेसिक थिंग्स इन लाइफ सच एज फूड, मनी, भोजन, पैसे आदि के रूप में जीवन में मूलभूत चीज़ें पर्याप्त ना होना, तो इसका मतलब वंचित होना है, साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं। तो रेजिंग फ्लड वाटर ने क्या काम कर दिया, डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया विलेजर्स को, किससे, ऑफ देयर होम्स। तो डिप्राइव्ड के साथ जब भी आपको कोई प्रिपोजिशन मिले तो आप समझ जाना वही मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऑफ का यूज़ होता है, डिप्राइव्ड द विलेजर्स ऑफ देयर होम्स। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि उभरते हुए जो बाढ़ के पानी ने विलेजर्स को डिप्राइव यानी कि वंचित कर दिया उनके घरों से। द डिप्राइव द विलेजर्स ऑफ देयर होम्स। नेक्स्ट है 165th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है वही चीज़, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें एरर फाइंड करनी है, किस पार्ट में एरर है। द रिसेंट केस हैज़ प्रूव्ड दैट रिच कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। यानी कि द रिसेंट केस यानी कि हाल ही के एक केस में ये प्रूव कर दिया है कि रिच कैन गेट अवे विद एनीथिंग। अच्छा, गेट अवे का मतलब क्या होता है? गेट अवे मतलब कोई अगर अपराध कर दो और उससे बच निकलते हैं तो उसको कहते हैं गेट अवे। यानी कि रिसेंट केस, कुछ ऐसा केस हुआ है रिसेंट यानी कि अभी हाल ही में, कि जिसने प्रूव कर दिया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कैन गेट अवे विद एनीथिंग, किसी भी अपराध करने के बाद केस से बच निकल सकते हैं। तो यहाँ रिच यानी कि बी में, ऑप्शन बी में जो है वो प्रॉब्लम है, रिच नहीं आएगा, क्योंकि रिच तो केवल एडजेक्टिव होता है, आपको ये चीज़ समझनी है। रिच केवल अगर हम यूज़ करते हैं तो रिच एक एडजेक्टिव का काम करता है, रिच जो होता है वो एक क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव काम करता है। और अगर हम द रिच लगाएंगे तब वो नाउन का काम करता है। अभी समझ जाएंगे आप, सेंटेंस में यूज़ करते हैं द रिच जो होता है वो एक नाउन का काम करता है। तो यहाँ हमें नाउन की आवश्यकता है, ना कि एडजेक्टिव की। अगर यहाँ होता द रिसेंट केस हैज़ प्रूव्ड दैट रिच मैन कैन गेट अवे, तब ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि रिच मैन की विशेषता बता रहा है रिच। यहाँ एडजेक्टिव होता है क्योंकि रिच के पहले दा का यूज़ नहीं किया हमने, तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर हम रिच मैन लेते हैं, रिच मैन, तो मैन क्या है? नाउन, और नाउन की ये विशेषता बता रहा है कि अमीर आदमी, तो ये क्या है? रिच यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है जब हमने दा का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं रिच का, तो हमें दा लगाना पड़ता है, द रिच। तो दा हमने लगा दिया रिच से पहले, तो इसका मतलब अब ये एक नाउन हो गया अब रिच, यानी कि द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। तो इसका मतलब क्या है? अमीर लोग। तो एक सेकंड, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, द रिच का मतलब क्या है? अमीर लोग। तो अगर हमें इस सेंटेंस में यूज़ करना है द रिसेंट केस हैज़ प्रूव, कि रिसेंट केस ने ये प्रूव कर दिया कि अमीर लोग क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं किसी भी केस से। तो रिच नहीं, द रिच आएगा, अमीर लोग की बात हो रही है। द रिच कैन गेट अवे विद एनीथिंग, या तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम रिच के आगे द नहीं लगाना चाहते हैं तब हम द रिसेंट केस हैज़ प्रूव्ड दैट रिच मैन या फिर MEN वाला मैन, रिच मैन कैन गेट अवे विद एनीथिंग, ऐसे करके यूज़ करना था। लेकिन यहाँ केवल रिच का यूज़ नहीं आएगा, रिच के बाद या तो मैन का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर हम मैन का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें द रिच का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि द रिच का मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं उनसे। तो यहाँ हम इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि यहाँ रिच एडजेक्टिव के स्थान पर द रिच नाउन का यूज़ होगा। तो नाउन का क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि हमें यहाँ नाउन की ही ज़रूरत है, यहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नाउन की आवश्यकता है। द रिच का मतलब होता है पुअर पीपल हु हैव ए लॉट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, मतलब अमीर लोग जिनके पास बहुत सारा जो धन होता है, तो उसको कहते हैं हम द रिच। द रिच से मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। तो रिच पीपल की बात हुई है, ना कि रिच यानी कि अमीरी की बात हुई है। तो द रिसेंट केस हैज़ प्रूव्ड दैट द रिच कैन गेट अवे विद एनीथिंग, जो अमीर लोग हैं वो किसी भी केस से अपराध करने के बाद बाहर निकल कर बच सकते हैं।
तो यहाँ द रिच आएगा। और अगर हम रिच केवल रिच यूज़ करना चाहें तो रिच मैन लगाना पड़ेगा हमें। तो एक ना एक चीज़ हमें यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। द रिसेंट केस हैज़ प्रूव दैट रिच मैन कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम द पुअर का यूज़ करते हैं। अगर हम द पुअर का मतलब होता है पुअर जो लोग हैं, यानी कि गरीब लोग। हमने पुअर के आगे अगर द का यूज़ किया है तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग। लेकिन अगर हमने केवल पुअर का यूज़ किया है तो ये किसको बता रहा है, एक एडजेक्टिव को बता रहा है। तो ये एक एडजेक्टिव है। और पुअर के आगे अगर हमें नाउन के रूप में यूज़ करना है तो मैन लगाना पड़ेगा, पुअर मैन यानी कि गरीब आदमी। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेके जरूरी समझते हैं। द रिच शुड नॉट हेट हेट द पुअर। तो इसका मतलब क्या होगा, द रिच इसका मतलब नाउन है, यानी कि अमीरों को शुड नॉट क्या नहीं करना चाहिए, हेट द पुअर, गरीब लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो हमने द पुअर और द रिच का यूज़ किया है, केवल रिच का यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि रिच केवल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करते हम। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है 166 क्वेश्चन। इसमें अगेन हमें एरर देखनी होगी। तो आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई शैल कम एंड सी यू, या फिर नो एरर। तो इस सेंटेंस का आपको ध्यान से देखें तो कोई सेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई शैल कम एंड सी यू। तो यहाँ हमने कंडीशनल सेंटेंस की पहले ही बात कर रखी है। अगर कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो किस में होता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कंडीशनल सेंटेंस का। इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, आई शैल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ हमने फर्स्ट सेंटेंस जो लेना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेना है, यानी कि एस या येस का यूज़ करके बनाना है। यानी कि इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो विल और शैल में बनाना होता है। सेम ऐसे ही हमें ये कंडीशनल सेंटेंस है कि इफ़ यू विल रिटर्न, यानी फ्रॉम दिल्ली, सॉरी इफ़ नहीं यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। सिंस मतलब होता है यहाँ चूँकि। तो सिंस मतलब क्योंकि तुम लौट आए हो, यानी कि ये कारण बता रहा है कि चूँकि आप लौट आए हो दिल्ली से, आई शैल कम एंड सी यू, मैं वापस आकर तुम्हें देखूंगा, मैं आऊँगा और तुम्हें देखूंगा। तो सिंस यू रिटर्न, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस आपने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो कैसा होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पहले ही बता दिया था कि अगर वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी वगैरह हो तो एस या ई एस का यूज़ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे दे, यू, वी, इसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है, इसमें सिंपल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा, केवल रिटर्न होगा। तो यहाँ सिंस यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई शैल कम एंड सी यू, तो इस तरह बनता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो यहाँ कारण बताया गया है कि तुम दिल्ली से लौट आए हो। तो सिंस यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो विल का यूज़ नहीं होगा कि सिंस क्योंकि तुम लौट आए हो दिल्ली से, आई शैल कम, मैं आऊँगा और तुम्हें देखूँगा। तो इस तरह बनेगा ये कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। आफ्टर के स्थान पर सिंस का यूज़ होगा, क्योंकि विशेष परिस्थिति में कारण को व्यक्त करने के लिए वाक्य में प्रारंभ में एज या बिकॉज या सिंस का प्रयोग किया जाता है। अतः अशुद्ध वाक्य सिंस यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई शैल कम एंड सी यू, ये है सही वाक्य। शुद्ध वाक्य ये है कि सिंस यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, कि क्योंकि तुम लौट आए हो दिल्ली से, आई शैल कम एंड सी यू, मैं आऊँगा और तुम्हें देखूँगा। नेक्स्ट 167 क्वेश्चन, जिसमें हमें रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड देखना होगा कि किसकी स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है। तो इरिवोकेबल, लीजरली, प्लेंटिव और डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ इरिवोकेबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्लेंटिव की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, लीजरली की स्पेलिंग में LEI होता है, SURELY, लीजरली। यहाँ स्पेलिंग भी देख सकते हैं हम। तो लीजरली की स्पेलिंग क्या होती है, LIE नहीं होती है, LEI होती है, LEISURY, लीजरली। इसका मतलब होता है धीरे धीरे।
फिर नेक्स्ट जो है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब होता है अखंडनीय या अटल, मतलब जिसको डगमग नहीं किया जा सकता, जो अपने स्थान पर अड़िग रहता है, तो उसको कहते हैं इरिवोकेबल, अटल या अखंडनीय। प्लेंटिफ का मतलब होता है जिसके खिलाफ जो केस चलाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को प्लेंटिफ कहते हैं, अभियोगी या वादी, प्लेंटिफ। तो यहाँ लीजरली यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी में मिस्टेक है, LEI नहीं होता। लीजरली की स्पेलिंग LEI होती है, IE नहीं होती, LEISURY, लीजरली। ये इसका मतलब होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है 168th क्वेश्चन, जिसमें अगेन आपसे स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ हमें देखनी है कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो 168th क्वेश्चन में कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक है हमें ये देखनी है। फिर फर्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड, यूनेनिमसली, असाइनमेंट या फिर ऑल आर करेक्ट। तो यूनेनिमसली बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। यूनेनिमसली जब कोई डिसीजन सर्वसम्मति यानी कि सभी की राय से लिया जाता है, सबका उसमें वोट होता है और सबका जब एक ही राय पर आ जाते हैं तो उसको कहते हैं यूनेनिमसली, मतलब सर्वसम्मति है, सभी की सम्मति है। असाइनमेंट आपको पता ही है, असाइनमेंट तैयार करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, तो इसकी स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है। अनप्रेसिडेंटेड की स्पेलिंग UNPRECEN, अनप्रेसिडेंटेड, CEDENTED। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, इसका मतलब होता है जो पहले कभी ना देखा गया हो। तो यहाँ से आप अनप्रेसिडेंटेड की स्पेलिंग देख सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, ये स्पेलिंग सही है। अनप्रेसिडेंटेड की स्पेलिंग ये है, ये गलत है, ये गलत लिखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जो सही स्पेलिंग है UNPRECEDENTED, अनप्रेसिडेंटेड। तो यहाँ अलग अलग करके आप लर्न करना। अनप्रेसिडेंटेड इसका मतलब होता है अभूतपूर्व या बेमिसाल, जो मतलब पहले कभी ना देखा गया हो, तो उसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। यूनेनिमसली मतलब सर्वसम्मति से या एक मत से। असाइनमेंट मतलब कार्यभार या काम। नेक्स्ट 169th क्वेश्चन, जिसमें अगेन आपसे स्पेलिंग मिस्टेक पूछी गई है। तो सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है, अधीन या आज्ञाकारी। तो सबसर्विएंट का मतलब अधीन या आज्ञाकारी। ऑफस्केट का मतलब होता है होश हवास, गुम कर देना या घबरा देना या उलझन, तो उलझना। ऑफस्केट का मतलब होता है कन्फ्यूज़। आप ये अगर सिनोनिम्स कर रहे हैं तो आप उसमें ऐड कर लेना। ऑफस्केट का मतलब कन्फ्यूज़, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। ऑफस्केट का मतलब होता है कन्फ्यूज़ मतलब घबरा जाना या उलझना, कन्फ्यूज़ हो जाना। तो ऑफस्केट का मतलब कन्फ्यूज़। नोट कर लेना। अगर आप हमारी वोकैब की क्लासेस देख रहे हैं, आज से स्टार्ट हुई हैं, तो कंप्लीट ज़रूर करना, क्योंकि उसको करने के बाद आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और ये उसी क्लासेस से आपको सारे के सारे, केवल इसी कंपटीशन में नहीं, सुपर टेट, KVS या SSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, तो वहीं से आपको सारे के सारे फंसे जाएंगे, जितने भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। और साथ में आपकी प्रीपोजिशन भी हम डेली कराएंगे, जैसा कि हमने वादा किया था फ्रेजल वर्ब का, तो वो तो हम ला ही रहे हैं। फ्रेजल वर्ब की क्लासेस आपको वहीं मिलेंगी। और इसके अलावा उसी क्लासेस में हम ऐड ऑन करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन को। तो डेली हम 2 या 3 प्रीपोजिशन देखा करेंगे जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो हमारी इंग्लिश उससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप उस क्लासेस को ज़रूर करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, नेटिव। नेटिव मतलब अपने जो मूल निवासी होते हैं या स्वदेशी होते हैं, उसका मतलब होता है इंडिजिनस। तो इंडिजिनस की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं आता है, आई आता है। तो इंडिजिनस की स्पेलिंग होती है INDIGENOUS। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव। ये भी आप नोट डाउन कर लेना, इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया है। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, इसका मतलब होता है स्वदेशी। फिर सबसर्विएंट मतलब जो अधीन काम करता है, आज्ञाकारी या अधीन, हमारे अधीनस्थ काम करता है, उसको कहते हैं सबसर्विएंट। नेक्स्ट 170th क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस पूछा गया है। तो ये बहुत सरल से क्वेश्चन होते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। द टेलर विल हैव स्यून द शर्ट बाय टुमारो। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और विल हैव जो होता है वो विल हैव बीन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमें देखना है, देखो विल हैव बीन, शैल हैव, विल हैज़ बीन। तो ये विल हैज़ बीन तो कुछ होता ही नहीं है। विल हैव को विल हैव में नहीं कन्वर्ट करना है, शैल हैव को नहीं।
तो विल हैव को विल हैव बीन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ जो द शर्ट था ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है द शर्ट। तो द शर्ट जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट में आ गया है। फिर विल हैव को हमने यूज़ किया है विल हैव बीन। सीन की थर्ड फॉर्म सीन ही होती है। फिर द टेलर जो सब्जेक्ट था वो हमने ऑब्जेक्ट के रूप में ले आया बाई टेलर, और बाई टुमारो लास्ट में लगा दिया बाई टुमारो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको थोड़े बहुत भी एक्टिव पैसिव आते हैं, थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप कर ले जाएंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है 171 क्वेश्चन, जिसमें अगेन पैसिव वॉइस के बारे में पूछा गया है। हाउ मैनी चैप्टर्स डज द बुक कंटेन। तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस आपको पता है डज, या फिर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो इज़ और थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाती है उसमें। तो यहाँ क्या हो गया, हाउ मैनी चैप्टर्स को हम ऐसे ही लिखते हैं हाउ मैनी चैप्टर्स। फिर डज द बुक कंटेन, तो डज को क्या हो जाता है इज़ कंटेंट बाई द बुक। तो हाउ मैनी चैप्टर्स, चैप्टर्स बहुत सारे हैं तो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज़ नहीं लगाएंगे, एम भी नहीं लगाएंगे क्योंकि एम आई के साथ लगाया जाता है। प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ आर लगाएंगे। तो हाउ मैनी चैप्टर्स, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हाउ मैनी चैप्टर्स आर कंटेंट इन द बुक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं इज़ तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, इज़ का यूज़ इसलिए नहीं होगा, ये दोनों तो कट ही गए। फिर हैव का यूज़ तो होता ही नहीं है, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें इज एम आर का यूज़ होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाउ मैनी चैप्टर्स आर कंटेंट इन द बुक। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 72 से 75 वो पैसेज के हैं, तो वो लास्ट में देखते हैं हम। नेक्स्ट 176 क्वेश्चन, तो ये दो जो क्वेश्चन है 176 और 77, इसमें पूछा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो जो फैकेट का अर्थ होता है वो पूछा गया है। तो सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले, और ये जितने भी मीनिंग है आपको हमारी जो वोकैब की क्लासेस है वहाँ से मिल जाएंगे। तो वाइल सीथिंग इनसाइड, यानी कि अंदर जाकर, ही मैनेज टू डिस्प्ले ए काम फैकेट, मतलब उसने एक काम यानी कि शांत सा फैकेट अपना दिखाया, डिस्प्ले किया। फैकेट मतलब होता है फ्रंट, फ्रंट मतलब अपना मुखौटा यानी कि अपना अपीयरेंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फैकेट का मतलब क्या होता है फ्रंट। अपना फ्रंट जो है यानी कि अपना जो मुंह है उसने कैसा दिखाया, काम, बिल्कुल शांत दिखाया। वाइल सीथिंग इनसाइड, अंदर जाते हुए, ही मैनेज टू डिस्प्ले काम फैकेट, फैकेट मतलब अपना जो अपीयरेंस है, अपना फेस है, वो कैसे दिखाया, फैकेट मतलब अपीयरेंस या फेस, या फिर कह सकते हैं फैकेट का मतलब होता है फैकेट का मतलब फ्रंट। तो अपना जो फ्रंट है उसने कैसे रखा, अपीयरेंस काम रखा, काम मतलब शांत। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फैकेट का मतलब दिखावा या मुखौटा, इसका मतलब अपीयरेंस दिखावट। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, नेचर का मतलब प्रकृति। नेक्स्ट, ही लिव्स ए सिक्वेस्टर्ड लाइफ, तो ये पहले भी आ चुका है वर्ड सिक्वेस्टर्ड, अगर आपको याद हो तो सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है एकांत जीवन जीना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लग्जूरियस, पुअर, वर्चुअस या सिक्लूडेड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्लूडेड, क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो सिक्वेस्टर्ड मतलब निर्जन या एकांत या अलग अलग रहने वाला, सिक्लूडेड जिसको कहते हैं एकांत या अकेला। लग्जूरियस का मतलब होता है विलासी, लग्जरियस। पुअर का मतलब होता है गरीब, और वर्चुअस का मतलब होता है सदाचार या कला प्रवीण। तो यहाँ जितने भी सिनोनिम हैं आपको हमारी वोकैब की क्लासेस में पूरे के पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे, एक भी सिनोनिम आपका या एंटोनिम नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट है 178 क्वेश्चन, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन को। तो आई एम गिवन टू डैश दैट यू आर गोइंग टू एकम्पनी मी। तो आई एम गोइंग गिवन टू डैश दैट यू आर गोइंग टू एकम्पनी मी, कि मैंने ये समझ लिया है या सोच लिया है अपनी तरफ से कि आप जो है मेरे साथ चल रहे हैं, मेरी एकम्पनी यानी कि मुझे एकम्पनी देंगे, मुझे कंपनी देने मेरे साथ चलेंगे। तो आप मुझे मेरे साथ कंपनी देने चलेंगे, तो आप मुझे या फिर कंपनी देंगे, तो आप मेरे साथ चलेंगे। तो इसकी आई एम गिवन टू थिंक, गिवन टू लर्न, गिवन टू अंडरस्टैंड या गिवन टू से। तो इसका आप ये याद कर लेना, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड होता है, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड यानी कि मतलब होता है
मैंने समझ लिया है कि आप मेरे साथ चलेंगे, यानी कि मुझे नहीं पता आप वहाँ से चलेंगे, मैंने तो ये तय कर लिया है। आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू एकम्पनी मी। तो ये एक वर्ड होता है जिसको ऐसे के ऐसे ही लिखा जाता है सेंटेंस को, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड, कि मैंने तो सोच लिया है कि तुम्हें ही चलना है मेरे साथ, तो आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, अंडरस्टैंड का प्रयोग नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 179th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है यू आर गोइंग टू हैव टू डैश थ्रू दिस सी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू लोकेट द लेटर। मतलब लेटर को अपनी सही जगह पहुंचाने के लिए यू आर गोइंग टू हैव टू डैश थ्रू दिस सी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस से तुम्हें गुजरना पड़ेगा लेटर को लोकेट करने के लिए, सही जगह पर पहुंचाने के लिए। तो यू आर गोइंग टू हैव टू वेट थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेट थ्रू। हमने वेट थ्रू का यूज़ क्यों किया, क्योंकि वेट थ्रू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो वेट थ्रू का मतलब क्या होता है, पार करना। वेट का मतलब होता है पार करना, तो इसका प्रयोग उपयुक्त होगा। वेट थ्रू एक फ्रेजल वर्ब होती है, और फ्रेजल वर्ब वेट थ्रू का मतलब होता है टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम या एफर्ट डूइंग समथिंग बोरिंग और डिफ़िकल्ट, मतलब अपना बहुत सारा समय बर्बाद करना, स्पेशली रीडिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बड़ी मेहनत से पूरा करना, किसी बोरिंग से काम को बहुत ज़्यादा मेहनत से पूरा करना, तो उसको कहते हैं वेट थ्रू, जिसमें आपका मन ना लगे फिर भी आपको बहुत मेहनत से करना पड़े। तो यहाँ हमने वेट थ्रू का यूज़ इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ थ्रू दिस सी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा इस लेटर को पहुंचाने के लिए। तो यू आर गोइंग टू हैव टू वेट थ्रू दिस वेट थ्रू दिस सी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इस लेटर को पहुंचाने के लिए सही जगह पर। तो वेट थ्रू मतलब बोरिंग सा काम है, और उसको करने के लिए हमें बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, गो थ्रू का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि गो थ्रू का यूज़ कम करने का मतलब होता है, गो थ्रू का मतलब होता है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो गो थ्रू का यूज़ होता है रीड करना, किसी को पढ़ना, किसी भी बुक को पढ़ना, तो गो थ्रू द बुक, तो रीड कहते हैं। अच्छा, ये जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं वो भी आपको वोकैब की क्लासेस में कंप्लीट करा दी जाएंगी, तो वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना आप। स्विम थ्रू कुछ होता ही नहीं है। गो थ्रू और वेट थ्रू ये दोनों फ्रेजल वर्ब होती हैं, जिसमें गो थ्रू का मतलब रीड पढ़ना होता है, और वेट थ्रू का मतलब कोई ऐसा काम करना जो बहुत डिफ़िकल्ट हो और बोरिंग हो, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी के साथ करना, तो वेट थ्रू। तो इस सेंटेंस में जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, लेटर को पहुंचाने का काम है, तो वो बहुत बोरिंग सा काम है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वेट थ्रू दिस सी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है 180th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द ऑफिसर रेसिस्टेड द इलीगल ऑर्डर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बट हैड टू फाइनली डैश। मतलब ऑफिसर ने क्या काम किया, ऑफिसर ने रेसिस्ट किया, विरोध किया इलीगल ऑर्डर्स, जो भी इलीगल ऑर्डर्स से, यानी कि गैर कानूनी जो ऑर्डर उसके जो ऑफिसर, उसके भी जो ऊपर ऑफिसर होते हैं वो कभी या पॉलिटिशियन जो ऑफिसर से ऐसे काम करवा देते हैं जो इलीगल होता है, तो ऑफिसर ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन बहुत समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन बट हैड टू फाइनली, लेकिन लास्ट में उसको क्या करना पड़ा, झुकना ही पड़ा, वो मानना ही पड़ा उसका ऑर्डर, जो भी पॉलिटिशियन या इसके ऊपर कोई ऑफिसर होगा तो उसका इलीगल ऑर्डर को उसको मानना ही पड़ा, यानी कि हैड टू फाइनली, उसको हार माननी पड़ी। हैड टू फाइनली सकम्प का मतलब हार मानना। तो ऑफिसर ने बहुत रेसिस्ट किया इलीगल ऑर्डर्स को रोकने के लिए बहुत समय तक, लेकिन फाइनल में उसने हार मान ली, हार माननी पड़ी, सकम्प, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सकम्प का मतलब क्या होता है, हार मान लेना या असफल हो जाना। सकम्प मतलब टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, संघर्ष बंद कर देना, हार मान लेना। तो यहाँ बहुत संघर्ष किया बट फाइनली हार माननी पड़ी। नेक्स्ट हमारा पैरा है, जो बहुत अच्छा पैराग्राफ है, आप पूरा रीड करना है इसको। स्टडी द पैसेज एंड बिलो, क्वेश्चन करने आंसर्स को, तो पूरा क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं हम और ऊपर से समझते भी हैं। तो यहाँ से देखते हैं, फिर इसके आंसर आपको ही देने होंगे, हम ही करेंगे। चलो, आफ्टर 39 कंसिक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्चेस द इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑलमोस्ट मेड इट अपीयर दैट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स वाज इंडीड ए चाइल्ड्स प्ले when it used its workhouse rocket the polar satellite launch vehicle। मतलब 39 कंसिक्यूटिव मतलब लगातार सक्सेसफुल लॉन्च किया था इंडियन, जो इसरो होता है ना, उसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने,
हैड ऑलमोस्ट मेड इट अपीयर, और यहाँ तक कि जब 39 उसने लगातार सक्सेसफुल मिशन लॉन्च कर दिए सैटेलाइट के, तो उसको ये लगने लगा कि ये सब, यानी कि उसने ये क्या काम कर दिया, प्रूव कर दिया कि सैटेलाइट को लॉन्चिंग करना एक इंडिट क्या है, वास्तव में एक चाइल्ड का प्ले, बच्चों का खेल है इसरो के लिए। तो व्हेन इट यूज्ड इट वर्क हाउस रॉकेट, जब इसने अपने वर्क हाउस रॉकेट का यूज़ किया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको नाम दिया गया है, तो हमारा जो वर्क हाउस रॉकेट है जिसके जरिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि PSLV। तो इसके जरिए इसने वर्क हाउस रॉकेट जो PSLV है, इसके जरिए इसने 39 कंजिक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्च किए थे सैटेलाइट के। लेकिन बट द PSLV विच हैज़ बीन प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स फॉर द पास्ट 24 ईयर्स फेस्ड ए सेटबैक ऑन 31 अगस्त। जो PSLV था, लेकिन PSLV जो लगातार सैटेलाइट्स को उनकी अपनी कक्षा में लगातार प्रक्षेपित कर रहा था, पास्ट 24 ईयर्स, बीते 24 सालों से लगातार वो बिल्कुल सक्सेसफुल मिशन दे रहा था, और उनकी ऑर्बिट में, यानी कि उनकी कक्षाओं में, सैटेलाइट को उनकी कक्षाओं में प्रक्षेपित कर रहा था। उसको एक झटका कब लगा, 31 अगस्त की बात है ये, 31 अगस्त को एक सेटबैक देखने को मिला, यानी कि उसको एक ड्रॉबैक देखने को मिला। द PSLV C-39 रॉकेट कैरिंग द 8th सैटेलाइट ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में IRNSS कहते हैं, हैड ए नॉर्मल लाइफ ऑफ एंड फ्लाइट ऑफ इवेंट्स बट एंडेड इन एन अनसक्सेसफुल मिशन। तो ये कब की बात है, 31 अगस्त को उसको पहली बार सेटबैक देखने को मिला। द PSLV C-39, ये PSLV की C-39 रॉकेट था जो 8th सैटेलाइट ऑफ इंडियन, जो IRNSS का 8वां सैटेलाइट लेके जा रहा था। और इसकी क्या थी, हैड ए नॉर्मल लाइफ ऑफ भी नॉर्मल थी, और फ्लाइट इवेंट्स भी, सभी चीज़ें नॉर्मल थी, बट लास्ट में अनसक्सेसफुल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, आगे पढ़ने को मिलेगा हमें। सब चीज़ नॉर्मल चल रही थी, तो द हीट शील्ड फेल्ड टू सेपरेट, क्योंकि उसका ही जो हीट शील्ड होता है वो बाहर निकलने में क्या हो गया, सेपरेट होने में फेल हो गया, रिजल्टिंग इन द सैटेलाइट सेपरेशन अकरिंग विद द शील्ड। तो वो बाहर ही नहीं निकल पाया, सेपरेट नहीं हो पाया, इस वजह से सैटेलाइट जो है वो मिशन फेल हो गया। अच्छा, ये क्या होता है हीट शील्ड, जब इस तरह के प्लेन होता है, जब उसको लॉन्च किया जाता है तो उसके पहले, सबसे पहले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फ्यूल होता है पीछे, वो फ्यूल इसको आगे बढ़ाता है रॉकेट को, फिर दूसरी स्टेज का फ्यूल होता है वो आगे बढ़ाता है, और जब ये बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, बहुत तेज़ स्पीड में चल रहा होता है, तो इस पर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन काम करता है कि अगर इसके बाहर एक शील्ड नहीं लगी होगी तो ये रॉकेट तक जल जाएगा, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। सपोज़ आप अगर अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, रगड़ेंगे तेज़ी से, तो वहाँ हीट जनरेट होगी, आपको गरम गरम महसूस होगा। और अगर इतनी तेज़ी से रगड़ देंगे कि मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो आपके हाथ जलने लगेंगे, इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है। तो ये रॉकेट भी सेम ऐसे ही काम करता है कि अगर उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है वायुमंडल में जाकर कि वो यहाँ तक कि जल भी सकता है, जल जाता है, जल सकता क्या है, जल जाता है। तो ऐसे इस स्थिति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हीट शील्ड का यूज़ करते हैं। तो हीट शील्ड जो होता है वो रॉकेट को जलने से बचाता है, और खुद जल के वो अलग हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, वो जो हीट शील्ड है वो अलग ही नहीं हो पाया, तो इस वजह से इसकी जो लॉन्चिंग थी वो फेल हो गई। दिस इज़ जस्ट द सेकेंड इंस्टेंट, और ये केवल क्षण भर का मात्र बिंदु था जिसको अलग होना था। when the PSLV has had an unsuccessful mission in all of its 41 launches, जब PSLV के 41 लॉन्चेस में केवल एक ये अनसक्सेसफुल मिशन रहा था। तो ये छोटा सा इंस्टेंस था, मतलब बहुत बड़ी भी बात नहीं थी, जो मेजर पार्ट था वो तो सभी चीज़ें हो चुकी थी। द फर्स्ट सेटबैक वॉज बैक इन 1993, पहली बार जो सेटबैक है, जो असफलता है, वो 1993 में मिली। ओवर द ईयर्स, इतने सालों में, द PSLV हैज़ प्लेड ए पाइवोटल रोल इन इसरोज प्रोग्राम। और PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके जरिए सैटेलाइट को लॉन्च करते थे, उसने एक बहुत मेजर रोल, पाइवोटल रोल लिया है। मतलब पाइवोटल रोल मतलब आधारभूत अपनी भूमिका निभाई है इसरो के प्रोग्राम्स में। दिस फरवरी इट सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई, और इस फरवरी में इसी ने PSLV के ही द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे इन वन गो, एक ही बार में। तो PSLV को दोष नहीं दे सकते हम, कहने की बात यह है, जब 104 सैटेलाइट्स का फरवरी में दोबारा लॉन्च किया गया, सफल वो भी रहा, विथ सच एन एनविएबल ट्रैक रिकॉर्ड, इतना विशाल जो रिकॉर्ड बनाया है। एनविएबल का मतलब आप समझ सकते हैं कि एनविएबल मतलब गहरा या अट्रैक्टिव कह सकते हैं हम। एनविएबल
मतलब इतना अट्रैक्टिव एक रिकॉर्ड बनाया है इसने कि द फेलियर ऑफ द मिशन द टाइम ऑलमोस्ट कम्स एज ए सरप्राइज, कि इतना अट्रैक्टिव रिकॉर्ड बनाया था और फेलियर कैसे आया, ऑलमोस्ट कम्स एज ए सरप्राइज। इसलिए ये जो फेलियर आया था वो एक सरप्राइज़ के तौर पर, कि पीएसएलवी में इतनी दम है जो 104 रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च कर देता है। तो इसमें केवल पीएसएलवी की नहीं, इसरो के साइंटिस्ट की भी भूमिका बहुत है, जिन्होंने 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया पीएसएलवी के जरिए। लेकिन ये जो मिशन फेल हुआ, एक छोटा सा मिशन फेल हो गया। 104 मिशन का मिशन पास कर दिया, लेकिन इतने मिशन पास करने के बाद एक छोटा सा मिशन जिसमें केवल फायर शील्ड जिसको कहते थे, हम ऊपर पढ़ा था हमने क्या, हीट शील्ड जो फेल हो गई थी निकलने में। तो बहुत छोटी सी घटना थी जिसके कारण ये मिशन फेल हो गया था। तो ये एक सरप्राइज ही था, एक क्या था, आश्चर्य की बात थी। दिस इज स्पेशली सो दैट द लिफ्ट ऑफ एंड स्पिच सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेजेस, एक सेकेंड, दिस इज एस्पेशली सो एज द लिफ्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज सेपरेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेजेस विच आर मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट्स ऑफ द मिशन वेंट ऑफ स्मूथली। मतलब ये कहने की बात रहेगी कि स्पेशली कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो ज़्यादा कठिन होती है, चैलेंजिंग पार्ट होते हैं, वो तो हमने स्मूथली यानी कि आसानी से ही कर दिखाया। जैसे कि हमने बताया था कि रॉकेट को लॉन्च करने में फर्स्ट स्टेज का अलग होता है फ्यूल, फिर सेकंड स्टेज की जो ये चीज़ होती है लॉन्च करने वाली वो अलग होती है, थर्ड स्टेज जो होती है उसमें होता है जब हीट शील्ड जो होती है वो अलग होती है रॉकेट से। तो यहाँ पहली और दूसरी जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होते हैं वो तो हमने बहुत अच्छी तरीके से कर दिखाया, और छोटा सा पार्ट हमसे मिस हो गया। द इन कंपैरिजन द हीट शील्ड का सेपरेशन इज़ रिलेटिवली माइनर, और इनकी बदौलत मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज को देखा जाए तो वो ज़्यादा कठिन होते हैं, लेकिन उनकी कंपैरेटिवली हीट शील्ड का जो सेपरेशन होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, माइनर ऑपरेशन, वो इनसे अपेक्षाकृत छोटा चीज़ होती है, और वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। विच टेक्स प्लेस वंस द रॉकेट क्रॉस एन एल्टीट्यूड, जो कब होता है, जो टेक्स प्लेस यानी कि जो तब घटित होता है जब रॉकेट क्रॉस कर जाता है 100 से 110 किलोमीटर की ऊंचाई को पार कर जाता है, तब जो होता है वो ये जो हीट शील्ड होती है वो अलग होती है। और एंड द टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ द हीट शील्ड विल नो लॉन्गर डैमेज द सैटेलाइट, और इस तरह से सैटेलाइट को जो है वो टेम्परेचर की वजह से वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, हीट शील्ड जब अलग हो जाता है। तो द फेल्ड मिशन सर्व्स एज ए रिमाइंडर, ये जो फेल्ड हुआ है मिशन वो हमें किसकी तरह रिमाइंड करेगा, सर्व करेगा, एक रिमाइंडर की तरह, एक मतलब बार बार याद दिलाने का काम करेगा कि द अटमोस्ट केयर एंड स्क्रूनिटी आर रिक्वायर्ड बिफोर सिंगल लॉन्च, कि कोई भी अगर छोटी से छोटी लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और स्क्रूनिटी बार बार चेक करने की ज़रूरत है, उसको पुनर्संशोधित यानी कि बार बार चेक करने की ज़रूरत है उसको लॉन्च करने से पहले। While scientists are working to identify the cause of anomaly in the heat shield separation event, the failed mission should have no impact on the future involving the vehicle। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, वाइल साइंटिस्ट आर वर्किंग टू साइंटिस्ट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं कि एनोमली मतलब इसका ड्रॉबैक जो कारण था, इसका हीट शील्ड जो अलग नहीं हो सका उसका मतलब क्या कमी रह गई, तो उसके बारे में ये वर्क कर रहे हैं, उसके कारण जान रहे हैं। द फेल्ड मिशन शुड हैव नो इम्पैक्ट, लेकिन जो फेल्ड मिशन हो गया है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, कि फ्यूचर जो भी लॉन्च होंगे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सक्सेसफुल देने के बाद अगर एक छोटा सा गलती हो गई है तो उसको कोई बहुत ज़्यादा हमें इशू के तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो इसरो ने दिए हैं। The failure of the mission is particularly disheartening as the IRNSS I-1H satellite was jointly assembled and tested by ISRO and a Bengaluru-based private company, the first time single private company rather than a कंसोर्टियम वॉज इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ए सैटेलाइट। द फेलियर जो मिशन था वो पार्टिकुलरली क्या था, डिसहार्टनिंग, मतलब एक दिल दुखाने वाला काम जरूर था ये, एज द क्योंकि IRNSS 1H सैटेलाइट जो था वॉज जॉइंटली असेंबल्ड, ये जो सैटेलाइट था भेजा गया था वो जॉइंटली असेंबल यानी कि बनाया गया था किसके द्वारा, इसरो के द्वारा और बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा। तो ये पहला ही मिशन था जो इसरो ने किसी सिंगल प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन पहले रेदर देन ए कंसोर्टियम मतलब कंपनियों का संघ के अलावा, क्योंकि पहले इसरो काम कर चुका है, कंसोर्टियम मतलब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों का संघ उसको कहते हैं जो काम करती है साथ में, तो कंसोर्टियम उसी को कहते हैं।
तो कंसोर्टियम के अलावा ये पहली सिंगल कंपनी थी। कंसोर्टियम के साथ तो पहले भी काम कर चुकी थी, जब बहुत सारी कंपनियां मिलकर काम करती हैं, लेकिन पहली सिंगल कंपनी थी जिसने इसरो के साथ काम किया था। तो ये क्या था, वॉज इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ए सैटेलाइट। तो ये प्राइवेट कंपनी बेंगलुरु की जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी इसरो के साथ। पहली बार ऐसा हुआ था कि अगर कोई सिंगल प्राइवेट कंपनी इसके साथ मिलकर काम कर रही है। The satellite was in no way to blame for the failure of the mission. The space organization has thrown open its door to private companies to build as many as 18 spacecraft a year beginning mid और end 2018। तो इसका फेलियर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक फेलियर से कोई बहुत ज़्यादा कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे भी फेल होंगे, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी भी 18 सैटेलाइट को जो है वो प्राइवेट कंपनी से ही बनवाने के लिए मंजूरी दी थी, और 2018 के मिड और एंड में। तो जो ये सैटेलाइट है IRNSS-1H सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड एज ए रिप्लेसमेंट। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जो फेल हो गया था, तो वो किसको रिप्लेसमेंट के लिए किया गया था कि IRNS-1A सैटेलाइट, जो कि इसको रिप्लेस करने के लिए किया गया था, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है IRNS-1A विच बिकेन इन ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ द सर्विलेंस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ 3 एटॉमिक क्लॉक्स। क्योंकि इस जो ये सैटेलाइट है 1A वाला, तो ये फेल हो गया है अभी। इसी को रिप्लेस करने के लिए ये हमारा जो 1H है ये भेजा गया था, लेकिन अभी ये रिप्लेस नहीं कर पाया क्योंकि ये फेल हो गया। कौन सा 1H फेल हुआ है, इसको रिप्लेस करना था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी आ गई थी। कमी क्या आ गई थी, यहाँ साफ लिखा है कि ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ द सर्विलेंस की, सर्विलेंस मतलब जो सर्विलेंस करता है उसकी निरीक्षण करता है, यानी कि फॉलोइंग फेलियर ऑफ ऑल 3 एटॉमिक क्लॉक इसमें जो लगी थी वो फेलियर हो गई है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए इसको रिप्लेस करना था, बट नहीं कर पाया। एज ओनली 6 of 7 सैटेलाइट्स आर ऑपरेशन। तो इसके जो साथी हैं उनमें कितने सैटेलाइट हैं, 7 सैटेलाइट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। देयर आर गैप्स इन द नेविगेशन डाटा सेंड बाय द IRNSS। तो इसमें गैप आ गया है, क्योंकि ये इसके जो साथी हैं वो टोटल कितने थे, शायद 7 थे, यहाँ लिखा है एज ओनली 6 ऑफ द 7। तो इसके जो साथी थे, इसके साथ साथ जो काम करते थे नेविगेशन में, वो 7 सैटेलाइट थे, लेकिन अभी 6 ही जो काम कर पा रहे हैं सही से, क्योंकि ये जो है वो फेल हो गया है, क्योंकि उसकी जो 3 एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए हमने भेजा था, बट वो फेल हो चुका है। तो वो नेविगेशन सिस्टम डाटा जो से भेजते थे ये IRNSS जो सैटेलाइट के 7 जो सैटेलाइट हैं ये। तो इनमें से 7 में से अभी 6 ही ऑपरेशनल है, क्योंकि ये वाला फेल हो चुका है, ये वाला फेल नहीं हुआ है, सॉरी, ये वाला ख़राब हो गया है। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए हमने लॉन्च किया था 1H वाला, लेकिन हो नहीं पाया था वो। फिर विद द फेलियर ऑफ दिस मिशन इंडिया विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। अब इसके लिए और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1H है वो फेल हो चुका है। तो यही कहा गया है इसमें, IRNSS वाज क्रिएटेड सो दैट द कंट्री would not need to rely on American-based GPS data. The encrypted, accurate positioning navigation information provided by the system will make Indian military operations self-reliant। तो IRNSS जो है वो सैटेलाइट क्रिएट किया गया था सो दैट, ताकि द कंट्री विल नॉट नीड, क्योंकि हमारे देश को अमेरिका का जो GPS डाटाबेस सिस्टम है उस पर डिपेंड ना रहना पड़े। एक्यूरेट पोजिशनलिंग और नेविगेशन के लिए अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता था ये इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन सेल्फ रिलायंट, ताकि इंडियन की जो मिलिट्री है उसके ऑपरेशन को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, तो अमेरिका पर डिपेंड ना रहना पड़े, इसलिए ये लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पैसेज से जो पूछा गया है वो व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्क हाउस रॉकेट। तो वर्क हाउस रॉकेट का मतलब क्या है, तो यहाँ इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि इसरो जो था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैड ऑलमोस्ट मेड इट अपीयर दैट लॉन्चिंग सैटेलाइट जो है वो क्या था, चाइल्ड्स प्ले हो गया था सैटेलाइट को लॉन्च करना, जब वो यूज़ करता था किसको, इट्स वर्क हाउस रॉकेट। कौन सा वर्क हाउस रॉकेट, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको यूज़ करता था। यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाता था, जो वर्क हाउस रॉकेट था। हमारा वर्क हाउस रॉकेट जो था वो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है हमारा वर्क हाउस रॉकेट, जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। यानी कि वर्क हाउस रॉकेट क्या है, जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो यानी कि 172 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए रॉकेट विच कैन लिफ्ट हैवी पे लॉड्स। तो एक ऐसा रॉकेट जो लिफ्ट करता है हैवी पे लोड्स को,
तो ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वर्क हाउस रॉकेट क्या होता है, ये रॉकेट विच कैन लिफ्ट हैवी पेलोड्स, मतलब एक ऐसा रॉकेट जो हैवी पेलोड्स को उठा सकता है और उसको लॉन्च कर सकता है, उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 173 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस फेलियर ऑन फ्यूचर मिशन, तो फ्यूचर के मिशन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, एक मिशन के फेलियर हो जाने पर फ्यूचर मिशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतने सारे जब उसने सक्सेसफुल मिशन दिए हैं तो उसका एक फेल हो जाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मोटिवेट और करना चाहिए। तो आपने देखा होगा ये पहले जब K-7 जो थे उनको गले तक लगाया था पीएम मोदी ने, ताकि वो मोटिवेट हो सकें, एक जो फेलियर हो गया है उसका बहुत ज़्यादा दुख ना हो, आगे अच्छा सा काम करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि जो फ्यूचर मिशन है उसका क्या होगा, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट पूछा गया है 174 क्वेश्चन जिसमें कॉज ऑफ फेलियर ऑफ दिस मिशन, तो इस मिशन के फेल होने का कारण क्या था। तो सभी को पता है, ये तो बहुत ही बार पढ़ चुका है पैसेज में, कि हीट शील्ड जो है वो अलग नहीं हो पाया था, तो माल फंक्शनिंग ऑफ द हीट शील्ड सेपरेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्योंकि हीट शील्ड का जो है वो सेपरेशन नहीं हो पाया था, इस वजह से जो मिशन था वो लॉन्च नहीं हो पाया और मिशन फेल हो गया। नेक्स्ट है 175 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है मेन पर्पस क्या था IRNSS लॉन्च मिशन का। तो यहाँ ये सेंटेंस लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि IRNS वॉज क्रिएटेड सो दैट द कंट्री वुड नॉट नीड टू रिलाई ऑन अमेरिकन बेस्ड GPS डाटा, द एनक्रिप्टेड एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द सिस्टम विल मेक इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन सेल्फ रिलायंस। INRS जो ये जो IRNSS जो है वो इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जो कंट्री है हमारा उसको GPS सिस्टम जो अमेरिका का है उस पर बेस ना रहना पड़े। यानी कि 175 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू एलिमिनेट डिपेंडेंस ऑन US बेस्ड GPS सिस्टम। जो US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका का जो GPS सिस्टम है उसको, उस पर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको ख़त्म किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।